देख रहे हैं सुदर्शन टीवी मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ में जेडी बैरागी। जो भोपाल में जो कनड़ी सेना परिवार द्वारा जो जन आंदोलन किया जा रहा है उसको लेकर के हम जीवन सिंह जी शेरपुर से हम चर्चा करेंगे। कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से सवाल आए थे कि ये सवाल आप पूछिए सुदर्शन टीवी के माध्यम से, कुछ जनता के सवाल थे, कुछ प्रमुख मुद्दे उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है जीवन सिंह जी आपका सुदर्शन टीवी मध्य प्रदेश में। बिल्कुल सर। सबसे पहला मेरा यह सवाल है कि आज मध्य प्रदेश भोपाल में जो है समस्त क्षत्रिय राजपूत समाज द्वारा प्रेस वार्ता की गई थी, उसमें कुछ उसकी सर्वप्रथम आपको जानकारी है? कब की बता रहे हैं? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस। नहीं, मुझे जानकारी नहीं। उसमें ऐसा बताया गया है कि आपने कोई मतलब आपका खुद का व्यक्तिगत संगठन बनाया है सर्व समाज को लेकर के, उसके बारे में आपका क्या कहना है? अभी तक तो हमारा कोई संगठन था नहीं, हमारे पास कोई संगठन है। जब से हम काम कर रहे हैं तब से किसी एक विशेष संगठन के साथ काम करते थे, उससे हम बाहर हुए। अब हमारे साथ सारे कर्णी सैनिक और जो हमारे कर्णी सैनिकों का परिवार है, हम वैसे शुरू से ही कहते आते थे कि हम परिवार बना रहे हैं, आपस में एक दूसरे के सुख दुख में काम आएंगे, अपने हक अधिकारों के लिए लड़ेंगे। और आज भी जितने भी स्वाभिमानी लोग हमसे जुड़े हैं, सर्व समाज के लोग जुड़े हैं, वो सब हमारे परिवार का हिस्सा है। क्षत्रिय समाज इसका नेतृत्व तो जरूर कर रहा है, पर इसमें हर उस व्यक्ति का योगदान है जो हमारे साथ कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है, भले वो किसी भी जाति वर्ग का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर वो हमारे लिए लड़ रहा है, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है, उसके खुद के अधिकारों के लिए भी लड़ रहा है, क्योंकि ये जो हमारी लड़ाई है तो सर्व समाज को हित पहुंचाने वाली है। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि यदि स्वामीनाथन कमेटी के आधार पर किसानों के फसलों के भाव तय होते हैं तो किसानों की कोई जाति नहीं होती, हर वर्ग में किसान है। तो वैसे ही छात्रों की कोई जाति नहीं होती, छात्रों के हितों के लिए लड़ रहे हैं हम, रोजगार के लिए लड़ रहे हैं। तो रोजगार मध्य प्रदेश में यदि जो रोजगार मिलेगा युवाओं को तो सारे युवाओं को मिलेगा। ऐसा तो नहीं है कि जो मांग उठा रहे हैं कल क्षत्रिय समाज को इसका रोजगार मिला है। जैसे कि हमने पिछले 3 बड़े आंदोलन करे, तब जाके हमें 10% स्वर्ण आरक्षण मिला। जैसा कि आपको विदित है कि जैसा कि जो संगठन था राष्ट्रीय राजपूत करनी से ना, उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है सुखदेव सिंह गोगामणि और प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह चौहान, उनको आप किस नजर से देखते हैं? नहीं, मेरा इनसे देखो मेरी कोई नजर ही नहीं है उनसे। पहली बात तो ये, हम हमारे हक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं और सारे स्वाभिमानी भाई हमारे साथ है। अब उनके बारे में इस इंटरव्यू में डिस्कस करना कोई उचित नहीं है, क्योंकि सब अपने अपने स्तर पर अपनी अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। उनको जो स्तर लग रहा है उनका, जिस स्तर से वो कर रहे हैं वो उनका काम करें, हम हमारा काम कर रहे हैं। और हमारा 8 जनवरी को जो जन आंदोलन है उसमें कई सारे लोग रुकावटें कर रहे हैं, उनमें से हो सकता है ये भी कुछ लोग हों, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको आपके काम पे भरोसा होना चाहिए, आपको आपकी नीयत पे भरोसा होना चाहिए, आपको आपके स्वाभिमान पे भरोसा होना चाहिए कि आपका स्वाभिमान डगमगाएगा नहीं, आप आपके इरादे से पीछे नहीं हटोगे। उसमें कई सारी मुश्किलें आती है, बहुत सारे लोग किस किस का नाम लेंगे, इसलिए किसी व्यक्ति या किसी संगठन के बारे में बात न करते हुए हम हमारे मुद्दों पे और हमारे विचारों पे बात। 5 जनवरी को वो भी तो आंदोलन कर रहे हैं, तो उसमें आपका कोई योगदान रहेगा? नहीं, हमारा 8 जनवरी पहले से, आज से 6 महीने पहले से हमने 8 जनवरी का आंदोलन सुनिश्चित कर रखा है। उसमें बहुत सारे लोग रुकावट करने के लिए अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, वो अपना प्रयास करें, जैसे भी जिस स्तर से वो प्रयास करना चाहते हैं उस स्तर से प्रयास करें। हमारा काम 8 जनवरी जन आंदोलन है, जो जन आंदोलन में लाखों स्वाभिमानी वहां पहुंचेंगे पूरे हिंदुस्तान से, सर्व समाज के, क्योंकि वो लड़ाई हमारे अधिकारों की है और हमारे और उनके मांगे ही अलग है। जो 21 सूत्री मांगों का पेम्पलेट में उनका भी निकाल के दे दूंगा फेसबुक के माध्यम से और हमारा भी। हाँ, उसमें कुछ हमारे मुद्दे शामिल जरूर किए गए हैं, पर ये सरकारों की चालें होती है और सरकारें अपनी चालें चल रही है, उनको चलने दो। जनता सब जानती है, आम करनी सैनिक सब जानता है, राजपूताना का जितना भी काम करते हैं, राजपूताना के लिए जितने भी लोग काम कर रहे हैं, हम सर्व समाज के लिए जितना लोग काम कर रहे हैं, वो सभी जानते हैं कि सच क्या है और झूठ क्या है। तो इसलिए इस पे भी अपने को डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये जवाब 8 जनवरी को आपको जम्बूरी मैदान में। देखिए, अब इसमें मैं सवालों की जो सामाजिक स्तर पर जो सवाल आए थे उनके बारे में आपसे चर्चा करूंगा। कनड़ी सेना परिवार द्वारा जो किया जा रहा आंदोलन सामाजिक है या राजनीतिक? अगर सामाजिक है तो कौन कौन से संगठन व किन किन का समर्थन आप लोगों को? मैं आपको बाय प्रूफ संगठनों के लेटर पैड दूंगा। जो हमारे साथ बहुत सारे संगठन है, जैसे श्री राजपूत करनी सेना है जिसके महिपाल सिंह के मकराना है, वीरू भैया है करनी सेना भारत, संख्या में 102 103 संगठन हो चुके हैं। आज भी एक जो उज्जैन का हमारा संगठन है जो ब्लड डोनेट भी चलाता है, उनने भी आज हमें समर्थन दिया है, उनका भी लेटर है हमारे पास। आपके पास सारे लेटर अवेलेबल होंगे कि जिनने खुद ने लिखित में हमको दिया है और
खुद का जनाधार भी है उनके पास कि सब अपने अपने वाहनों से अपने अपने खर्च से वहां पहुंचेंगे। किसी के पास कोई पैसा नहीं जा रहा है। नहीं, आप चाहे तो इसका सर्वे भी कर सकते हैं पूरे मध्य प्रदेश में आपकी न्यूज एजेंसी के तहत कि कौन से गांव में कहीं पैसा गया है 1 रुपया भी। और आप दूसरे जो आंदोलन हो रहे हैं उनके बारे में भी आप निकालेंगे तो सहकारिता वाले बच्चे लगा रहे हैं, सरकारी तंत्र पूरा लगा हुआ है बुलाने में। तो ये स्वतः ही इसमें इन चीजों में मालूम पड़ जाता है कौन सा जनहित में जनता द्वारा चलाया जाने वाला आंदोलन और नेताओं द्वारा चलाए जाने वाले आंदोलन में फर्क होता है। ये आपको रोडों पे दिखेगा, ये लोगों की भावनाओं में दिखेगा, ये लोगों के दिलों में दिखेगा। केंद्र सरकार द्वारा पहले से ही आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण लागू किया जा चुका है, फिर भी आप अतिरिक्त आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे हैं। नहीं, आपको एक बता दूं, मैं अतिरिक्त आरक्षण के लिए मांग नहीं है। हम ये चाहते हैं कि आरक्षण की व्यवस्था आर्थिक रूप से जातिगत भावनाएं हटाई जाए ताकि लोगों में द्वेषता नहीं रहे, आपस में टकराव नहीं रहे। जरूर ये हो सकता है कि इस चीज को समझाने में लोगों को समय लगेगा कि हमारी लड़ाई क्या है। आज भी हमें आरक्षण का विरोधी बताया जाता है, आज भी हमें ये कहा जाता है कि हम हमारे लिए लड़ रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। क्षत्रिय समाज हमेशा से छत्तीस कौम के लिए लड़ा था और आज भी जो लड़ाई चल रही है क्षत्रिय धर्म के आधार पर चल रही, सनातन धर्म के आधार पर चल रही है कि हमारा मकसद हर उस गरीब को फायदा पहुंचे, हर उस गरीब को उसका अधिकार मिले जो वास्तविक योजनाओं से वंचित है, वास्तविक चीजों से वंचित है। जैसे कि हम चाहते हैं आर्थिक आधार पर आरक्षण, आर्थिक आधार पर आरक्षण का अलग अलग तौर पे लोग मायने बता रहे हैं, अलग अलग तौर पे उसके फायदे बता रहे हैं, नुकसान बता रहे हैं। ऐसा हो जाएगा तो इससे उसमें इसको लाभ मिल जाएगा, आपको नहीं मिलेगा। जबकि आरक्षण की प्रणाली में जैसे होता है ऐसे है कि जैसे 200 लोग हैं वैकेंसी में तो 200 लोग उसी भी वर्ग के भरेंगे। यदि एसटी वर्ग में निकली, एससी में निकली तो भी वैसे ही भरेंगे। जितने भी पद निकलेंगे सब उसमें आपस में ही कंपटीशन करते हैं आरक्षण पर। हम ये चाहते हैं कि जिन लोगों ने आरक्षण का लाभ ले लिया है, जो एसपी कलेक्टर तक पहुंच गए, जिनकी आय 8 लाख से ज्यादा हो चुकी है, भले वो नेता हो, अभिनेता हो या बिजनेसमैन हो या कोई से भी वर्ग से आता हो, कोई सी भी नौकरी उसने कर ली हो, जिसकी आर्थिक स्थिति 8 लाख सालाना से ज्यादा है, उनको आरक्षण के दायरे से बाहर किया जाए और वो आरक्षण पूर्ण रूप से जातिगत न होके आर्थिक रूप से किया जाए गरीबी के आधार पर। जो ओबीसी और जनरल में जो गरीब हैं उनको आरक्षण में डाला जाए। आज भी ओबीसी जो आरक्षण मिला है लोगों को, वो उनके पास 8 लाख की जैसे ही आय होती है वो स्वतः ही जनरल में आ जाते हैं। वैसे भी इसमें भी होना चाहिए कि जिनकी 8 लाख से ज्यादा आय हो चुकी है उनको बाहर किया जाए और उनकी जगह जो 50% आरक्षण ही हो देश। आज जो आरक्षण की व्यवस्था है बढ़ती जा रही है, तो जो अनारक्षित वर्ग है, जैसे कि मैं हूं, मैं सक्षम हूं, मुझे आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, और कहीं ना कहीं मेरे बच्चे के लिए समस्या पैदा होती जाएगी क्योंकि आरक्षण का दायरा बढ़ता जाएगा, 60 से 70% हो जाएगा, फिर 80% हो जाएगा लड़ते लड़ते, और आपस में ही लोग लड़ते रहेंगे। हम ये चाहते हैं कि जो गरीब है उसको हमारे इस वर्ग के भी उस गरीब में डाला जाए, ताकि एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। जैसे कार की रेस होती है, अब कार की रेस में आप एक पैदल वाले को दौड़ के बोलोगे इससे आगे निकलना, नहीं निकल सकता। और यदि दोनों पैदल दौड़ेंगे तो जो अच्छा रनर होगा, जिसकी स्टेमिना अच्छी होगी, जो अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेगा, जो अच्छी तरीके से अभ्यास करेगा, वही जीत पाएगा। और हम चाहते भी ये है कि पैदल वाले के साथ पैदल वाले को दौड़ाया जाए, न कि उसको कार वाले या बाइक वाले के साथ दौड़ाया जाए। जो हम व्यवस्था चाहते हैं वो आर्थिक रूप से गरीबों के लिए। सेक्शन मेरा है कि अगर एसटीएससी एक्ट की तर्ज पर सामान्य पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने की मांग समाज के वर्ग संघर्ष को बढ़ा देगी, इसे आप कैसे? नहीं, हम चाहते हैं कि जैसे एसटीएससी एक्ट है, होना चाहिए, किसी के साथ दुर्भावनाओं से कोई काम किया जाए, जातिगत शब्दों से कुछ उसको प्रताड़ित करे, उसको मारपीट करे, तो मुकदमा होना चाहिए। पहले हमारी मांग ये है कि एसटीएससी एक्ट में परिवर्तन हो, जांच की व्यवस्था हो। जांच की व्यवस्था क्यों चाहिए? जैसे कि आपने किसी को कुछ कहा नहीं, आप घर पर सोए हैं और मैं एसटी या एसटी वर्ग का कोई व्यक्ति है, आपसे मेरी दुश्मनी है और मैं उसको बोल दूंगा उनके एफआईआर डाल देगा, मेरा दोस्त है वो डाल देगा। आप घर पे सोए, आपकी क्या गलती है? आप थाने पे जाओगे कि यार भैया मैं तो घर पे सोया था, एक कैमरे में सीसीटीवी फुटेज है, फिर भी क्या बोलेंगे वहाँ थाने पे कि नहीं साहब, आप वो एसटीएससी एक्ट में जांच का प्रावधान नहीं है, आपको जेल जाना पड़ेगा। तो जब वो अन्याय को बढ़ावा दे रही है सरकार, हम चाहते हैं कि उसमें जांच की व्यवस्था हो। यदि आपने उसको कुछ कहा है तो आपको सजा मिले, यदि आपने कुछ करा ही नहीं है आप घर पे, तो ऐसे कई युवाओं का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। इस एसटी एक्ट को हथियार के तौर पर उपयोग किया जा रहा है युवाओं का भविष्य खराब करने के लिए। तो हम ये चाहते हैं कि इसमें बदलाव हो और जांच का प्रावधान हो। फिर दूसरी बात, जैसे कि एसटीएससी एक्ट में किसी ने एफआईआर कर दी तो वो तो जेल जाएगा, भले उस व्यक्ति ने सामान्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति को मारा हो, और वो जो एफआईआर करवाने जाता है वो तो वहां से स्वतः ही छूट जाता है, और एसटीएससी एक्ट में उस पर मुकदमा होने के कारण उसको जेल भेज दिया जाता है, जो याचनाएं सहन करता है, जो अत्याचार सहन करता है।
हमें चाहते हैं कि जनरल ओबीसी एक्ट भी बने ताकि हमारे भी वर्ग के किसी गरीब व्यक्ति पे या किसी व्यक्ति पे प्रताड़नाएं हो, अत्याचार हो तो उसका निवारण भी हो सके। इससे जाति संघर्ष नहीं बढ़ेगा, न्याय मिलेगा। जैसा कि सामाजिक न्याय क्षेत्र में एट्रोसिटी एक्ट के प्रावधान में अभी कभी आपका हित हुआ है अथवा क्या बदलाव आप चाहते हैं? बहुत सारे युवाओं का हित हुआ है। जैसे कि आप मैं बता दूं, सरकार इसमें प्रताड़ना राशि नहीं दे रही, प्रोत्साहन राशि दे रही। जैसे कि 323 के साथ एट्रोसिटी एक्ट के 75,000 रुपये मिलते हैं। वहीं यदि किसी बालिका के साथ छेड़छाड़ हुई और एसटी वर्ग की है तो उसको 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। और यदि वही रेप हुआ है और उसके साथ एसटी एससी है तो उसको 8.5 लाख। मैं ये नहीं कहता कि उनको पैसा नहीं मिलना चाहिए या किसी के साथ गलत हुआ है तो उसको न्याय नहीं मिलना, न्याय मिलना चाहिए और तुरंत मिलना चाहिए। सजा डबल कर दो आप, पर निर्दोष फंसता है और निर्दोष मरता है। ये हम चाहते हैं कि कम से कम महिलाएं कोई सी भी समाज की हो, बेटियां कोई सी भी समाज की हो, सब हमारे लिए बहन है, बेटियां हैं, हमारी माताओं बहनें जैसी हैं वो भी। तो हमारी माताओं बहनों को भी उनके साथ जोड़ा जाए, उनके साथ रखा जाए। यदि उनके साथ भी कोई प्रताड़ना होती तो उनको भी मुआवजा मिले और जो गलत हो रहा है उस गलत को रोका जाए। इसलिए जांच की आवश्यकता है, क्योंकि जांच जब तक नहीं होगी तब तक निर्दोष फंसते जाएंगे और निर्दोषों को जेल में, आज भी आप जेलों में जाके पूछोगे, उनके घर वालों से पूछोगे, गाँव में जाके पूछोगे तो आपके पास एक ही सवाल आएगा कि जितने भी मुकदमे हुए हैं वो 90 नहीं 99% झूठे और कई लोग बरी होते हैं। जैसे कि मेरी बात सुनो, आपका मुकदमा लग गया, आप एग्जाम देने वाले थे, आपकी नौकरी लगने वाली थी और आज आपका मुकदमा हो गया, मतलब आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट खराब हो गया, आपका चरित्र खराब हो चुका है शासन प्रशासन के लिए। और जब आप वो वैकेंसी देते हैं और आपसे जब चरित्र प्रमाण पत्र मांगा जाता है तब आपका चरित्र प्रमाण पत्र खराब आएगा और 5 साल बाद आपको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, तब आपका चरित्र सही हो जाता है। उसका हर्जाना कौन देगा? वो बच्चा कहाँ जाएगा? वो बच्चा क्या करेगा? क्या सरकार इसके माध्यम से उसको अपराध की दुनिया में नहीं भेज रही? जो निर्दोष होके फंसेगा, जो उसकी नौकरी से वंचित हो जाएगा, वो क्या अपराध की दुनिया में नहीं जाएगा? तो सरकारों से हमारा निवेदन है कि जो प्रतिभाएं हैं उनको बचाना है। यदि न्याय व्यवस्था स्थापित करनी है, राम राज्य की जो आप बात करते हो वो स्थापित करना है, तो कहीं ना कहीं एट्रोसिटी एक्ट में बदलाव होना चाहिए, जांच का प्रावधान होना चाहिए, ताकि जो प्रतिभाएं हैं उनका हनन नहीं हो, उनका शोषण नहीं हो और लोग जो किसी न किसी से द्वेषता रखते हैं उनकी द्वेषता के कारण उनको नौकरी से वंचित होता है। नेक्स्ट मेरा है कि अगर आप खाद्यान्न को जीएसटी मुक्त कराएंगे तो बाजार में कृषि उत्पादों के भाव गिर जाएंगे। ऐसी स्थिति में किसान मजदूर वर्ग के लिए आर्थिक संकट खड़ा हो जाएगा। इसको आप किस नजर से देखते हैं? हम यही तो बोल रहे हैं, बस ये हमारा जो बोलने का तरीका आपने गलत हो गया, हमारी जो मांग उठाने का वो तरीका अलग है। हमें चाहते खाद्यान्नों पे पहले जीएसटी लगता था क्या? नहीं लगता था ना। तो क्या पहले किसानों के साथ अन्याय होता था? आज किसान ही तो दे रहा है उस खाद्यान्न के पैसे। इस देश में सबसे ज्यादा क्या है? किसान। ये कृषि प्रधान देश है, सबसे ज्यादा निवासरत किसान है और उसका भुगतान कौन कर रहा है? खाद्यान्न की चीजों पे होलसेल पे जीएसटी नहीं है जितना रोजमर्रा की चीजों पे जीएसटी। साबुन खरीदते तो भी जीएसटी लगता है, दूध खरीदते, दही, तो हम ये मांग रहे साबुन रोजमर्रा की चीजें, दही, शक्कर, ये जो चीजें हैं जो डेली उपयोग में आती है गरीब व्यक्ति के लिए, उसके ऊपर से जीएसटी हटाया जाए ताकि उस गरीब को आज शोषण नहीं। आप जैसे कि 10 रुपए की चीज है और उस पर जीएसटी 1 रुपए दे रहा है तो उसको तो 11 रुपए में पड़ रही है, उसका रिफंडेबल थोड़ी है। और 20 लाख से ऊपर के व्यापारी का यदि जीएसटी भरता है तो उसका रिफंडेबल, मतलब वो 20 लाख का जीएसटी भरेगा और उसको कहीं ना कहीं उसकी छूट मिल जाएगी। पर एक आम व्यक्ति, एक आम किसान के बेटे को, एक गरीब व्यक्ति को जीएसटी कभी रिफंडेबल नहीं हो, उसका दिया हुआ पैसा व्यापारी खाए। आपकी किस सूत्री मांग में एक मांग ये भी है कि इतिहास से छेड़छाड़ वाले मामले में उसके संरक्षण के लिए आपकी नजर में क्या समाधान है? हम तो चाहते हैं कि उसका संरक्षण किया जाए, जिसका जो इतिहास है वही रहे, उसमें कोई भी जातिगत चीजें नहीं लगाए। जैसे कि आज हम जातियों के नाम पर लड़ने लगे। महापुरुषों, जितने भी महापुरुष है उनकी कोई व्यक्ति आके बोल देता है मेरे महापुरुष है, मेरी इनकी जाति के महापुरुषों की मूर्तियों पे जाति नहीं लगना चाहिए। वो देश के महापुरुष हैं, देश के लिए लड़े, राष्ट्र के लिए लड़े और राष्ट्र की नींव रखने में उनका सबसे बड़ा योगदान है। तो महापुरुषों की मूर्तियों के आगे जातिगत शब्दों का उपयोग नहीं हो और उनके संरक्षण में इतिहास भी पढ़ाया जाए लोगों को, ताकि उनको पता रहे कि किस कुल में पैदा हुए थे, किस जगह बड़े हुए, कहाँ खेले, कहाँ कूदे, कहाँ इनने युद्ध लड़े, कहाँ इनने संघर्ष करा। ये आम व्यक्ति को पता होगा तो इसी लड़ाइयाँ भी नहीं। क्या स्वर्ण आयोग आपकी नजर में कार्य करने में सक्षम नहीं है? जो राज्य शासन ने इसको किस प्रकार से मजबूत करना? स्वर्ण आयोग मध्य प्रदेश में बना तो है पर काम नहीं करता। निर्धन
जो स्वर्ण है उनके हितों के लिए कभी काम हुआ ही नहीं। क्या उनको छात्रवृत्ति मिल रही है स्वर्ण आयोग के द्वारा? क्या उनकी शिक्षा हमें कोई चीजों की कमी पड़ती है तो क्या स्वर्ण आयोग उनके लिए उपलब्ध करवा रहा है? स्वर्ण आयोग कर क्या रहा है? कुछ नहीं कर रहा है, बन के पड़ा है। हम ये चाहते हैं उसकी कार्य प्रणाली सुधारी जाए ताकि जो स्वर्ण गरीब हैं उनके लिए भी सोचा जाए, उनके बारे में भी सोचा जाए। आपको मैं एक बात बता दूं, किसानों की बात है, किसानों में भी इतना भेदभाव है जिसके लिए एक ST/SC वर्ग को बिजली का बिल नहीं भरना पड़ता कुएं का, और जनरल OBC उसका पूरा बिल भरता है। तो यदि स्वर्ण आयोग बने तो उसके बारे में उसमें ये चीजें भी डाली जाए कि जो गरीब किसान है उनके भी बिल माफ हो। यदि बिल माफ एक वर्ग के कर रहे हैं आप, तो गरीबों के बिल माफ करो आप, और जितने भी गरीब है सबके करो। एक जैसे कि आप बताओ, आपका पड़ोसी गरीब है, वो ST/SC वर्ग से आता है और आप भी गरीब हो, आप जनरल OBC से आते हो, तो क्या उसके साथ आप न्याय करो? तो इसके साथ अन्याय नहीं हो रहा है? वो कहाँ से लाएगा पैसे? क्या वो ST/SC का होने के कारण गरीब है और ये जनरल OBC का होने के कारण गरीब नहीं है? उसको भी तो फायदे मिलने चाहिए जो इनको मिल रहे हैं। हम ये थोड़ी चाहते कि इनके फायदे खत्म कर दो। हम किसी के अधिकार मानना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि उनके अधिकारों की रक्षा करते हुए हमारे लोगों के भी अधिकारों की रक्षा। शासन की भर्ती प्रक्रिया में जितनी भी प्रावधान है उसमें संशोधन के लिए आपके द्वारा मांग की जा रही है, क्या आपको नहीं लगता कि व्यावहारिक रूप से संभव नहीं? क्या पूछा आपने? डबल। शासन की भर्ती प्रक्रिया में जितने भी प्रावधान है उसमें संशोधन के लिए आपके द्वारा मांग की जा रही है, क्या आपको नहीं लगता कि व्यावहारिक रूप से संभव नहीं? नहीं, ये संभव है। भर्ती प्रक्रिया में हम क्या चाहते हैं कि नियमित रूप से भर्तियां हों, उनमें जिन वर्गों के लिए जो पद निकले उन्हीं लोगों को उसमें लिया जाए, और उसके बाद जैसे कि अब जब तक आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं होता तब तक तो इस व्यवस्था से लड़ना पड़ेगा, इसमें घुसना भी पड़ेगा, इसमें जो कुरीतियां उनको तो खत्म कराना पड़ेगी। जब तक आर्थिक रूप से आरक्षण नहीं मिलता उसके बाद ये सारी व्यवस्थाएं खत्म हो जाएगी। पर आज की जो प्रणाली है, आज की जो प्रक्रिया है, इसमें जैसे कि ST वर्ग में 200 पद निकले तो उनमें 200 लोगों को उनको लिया जाएगा, SC में भी निकले तो भी 200 लिया जाएगा, पर जनरल या OBC में निकले तो इसमें भी दूसरे बाद में जब पद नहीं भराते हैं तो जो बैकलॉग पद बच जाते हैं तो दूसरे वर्गों से भरे जाते हैं। हम ये चाहते हैं कि उसी वर्ग के व्यक्ति को उसमें लिया जाए ताकि जो उसको मिला है वो तो उसका सुरक्षित रहे जो उसके पास है। जैसे कि अनारक्षित वर्ग में फिर आरक्षित लोगों को क्यों लिया जाता है? हमें सोशल मीडिया के माध्यम से एक ये भी आया था प्रश्न की अतिथि शिक्षकों के बारे में आपका क्या कहना है? अतिथि शिक्षकों को हम नियमित करना चाहते हैं, उसके साथ रोजगार सहायकों को नियमित करना चाहते हैं, उसके अलावा जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं जो संविदा में उनको नियमित करना चाहते हैं, क्योंकि आपने उनको अनियमित कर रखा है। आज आप उनको हटा दोगे कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे कोरोना काल में जितने भी जो कोरोना योद्धा थे हमारे, जिन्होंने फ्रंट लाइन में आके काम करा, आप और हम घर में बैठे थे, आप और हम जान से नहीं खेल रहे थे, उन लोगों ने अपनी हथेली पे जान रख के आपके और देश के लिए काम करा। कोरोना से जब कोई अपने पिता को उठाने वाला नहीं था तब उन लोगों ने वहां सेवाएं दी और उन लोगों को एक बात कह के हटा दिया गया कि हमारे पास अर्थ की व्यवस्था नहीं है इसलिए आपको हटाया जाता है। और वही काम प्राइवेट कंपनियों को दे दिया। क्या प्राइवेट कंपनियां बिना पैसे में काम कर रही है? नहीं कर रही है ना, प्राइवेट कंपनियां भी पैसे लेके काम कर, तो उन्हीं लोगों को स्थायी किया जाता ताकि डॉक्टरों की जगह डॉक्टर होते, नर्सों की जगह नर्सें होती और जो भी व्यवस्था होती सुचारू रूप से चलती। और जब कोरोना डबल आता तो लोग ताकत के साथ लड़ते, अपनी जवाबदारी निभाते, क्योंकि जब उनके पास कोई जवाबदारी नहीं थी तब उनने देश की व्यवस्था संभालने के लिए अपने आप को जवाबदार व्यक्ति समझा और उनने वहां काम किया, उनने वहां सेवाएं दी। तो उनके त्याग और बलिदान को कमजोर ना आते हुए सरकारें उनको स्थायी करे, क्योंकि बहुत सारे कोरोना योद्धा शहीद हुए हैं, उनके परिवारों के बारे में नहीं सोचा गया, उनके साथियों के बारे में नहीं सोचा गया और एक मिनट में उनको निकाल। जब से देश आजाद हुआ है राजपूतों की अपेक्षा हुई ऐसा राजपूत मानते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? क्या बोला आपने? जब से देश आजाद हुआ है उसमें राजपूतों की अपेक्षा हुई है ऐसा राजपूत मानते हैं, इसके बारे में? उपेक्षा तो हमेशा से होती आ रही, आज से थोड़ी होती। जब से देश आजाद हुआ है तब से हमारे ऊपर कहीं न कहीं तरीके से फिल्मांकन किए जाते हैं। क्षत्रिय राजपूतों को ही विलन बताया जाता है, उनके ही बेटों को रेपिस्ट बताया जाता है, पर ऐसा कभी हुआ नहीं। आप पुराने इतिहास उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो राजा महाराजा होते थे वो खुद स्वयं युद्ध लड़ने जाते थे और खुद युद्ध में प्रतिनिधित्व करते थे। जो राजकुमार होते थे वो भी फ्रंट लाइन में युद्ध लड़ते थे और 15-15, 16-16 साल के राजकुमारों ने अपना सिर कटने के बाद धड़ लड़े हैं और दुश्मनों से लड़े अपनी 36 कौम और अपने राज्य की रक्षा के लिए, अपने झंडे की रक्षा के लिए। तो जिन लोगों ने बलिदान किया, जो बलिदानी कौम है, उसको रेपिस्ट और अत्याचारी बताया जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारी उपेक्षा ही तो हो रही है। क्या जितनी भी सरकारें रही, जब कांग्रेस आई तो क्या उसके अधीनस्थ नहीं था सेंसर बोर्ड? क्या सेंसर बोर्ड पे उस समय प्रतिबंध नहीं
लगना था, जो फिल्में आ रही थी कि राजपूतों के बारे में गलत नहीं बताया जाएगा। ये कौम बलिदानी कौम है। इस कौम ने हमेशा से राष्ट्र हित में काम करा है, राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हुए काम करा है और अपने पुत्रों का बलिदान देने से पीछे नहीं हटी। ऐसी कौम को अत्याचारी और बलात्कारी बताना कितना सही। क्या आज की जो मानसिकता बन गई फिल्में देख देख के, मूवी देख देख के, आज का जो नया बच्चा पैदा हो रहा है वो तो यही सोच रहा है अत्याचारी होंगे। पर हमारे इतिहास को नहीं पढ़ाया गया, वो तो ठीक है, पर हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ के गलत प्रस्तुत किया गया। और वो सब चाले थी सरकारों की, जो सरकारों को पता था कि यदि राजपूत राजनीति में आया और इसको सर्व समाज पहले से पसंद करता है, सर्व समाज इसके साथ है, क्योंकि हक अधिकारों के लिए लड़ते हैं, न्याय के लिए लड़ते हैं, और जो न्याय के लिए लड़ता है उसको कोई पसंद नहीं करता है, खाली जनता के अलावा। तो सरकारों को ये डरता कि ऐसा नहीं हो कि ये वापस से इस लोकतांत्रिक तरीके से राज करें हमारे देश पे। तो उन लोगों ने, जो राजनीतिक लोग थे, उनने षड्यंत्र पूर्वक तरीके से हमारे समाज को बदनाम करा, हमारे बलिदान को छुपा दिया गया, हमारे त्याग को छुपा दिया गया और हमें अत्याचारी और अन्यायी बना। ऐसी जनचर्चा है कि आप राजनीति में आना चाहते हैं और आज आपने तालालुट में बोला भी है आप खुद की सरकार बनाएंगे। हाँ, तो बना सकते हम, क्या हमारी सरकार नहीं बना सकती क्या? कितनी पार्टियां आई हैं, कितनी पार्टियों ने अपनी सरकार बनाई है, तो क्या हम हमारी सरकार नहीं बना सकते? इसमें कोई गलत नहीं। पर हम ये चाहते हैं कि जिन सरकारों से मांग कर रहे हैं वो हमारी बातें मान ले और हमें इस रास्ते पे आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि वो हमारी बातें मान लेंगे, हमारी बातों को पूरा करेंगे, हमारे लिए, हमारे हक अधिकारों के लिए लड़ेंगे, और हम 36 कौम के हक अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, हम राष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं। और यदि राष्ट्र के लिए और 36 कौम के लिए जितनी भी व्यवस्थाएं करनी है, जो एक राम राज्य में स्थापित होनी चाहिए, जो राम राज्य की हम कल्पना करते हैं, उस राम राज्य को स्थापित करना है, तो सारे लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा। और जब 36 कौम के बारे में, जो 36 कौम की हमारी मांगे वो पूरी की जाएगी, तो हमें राजनीति में आने की आवश्यकता नहीं है। पर यदि हमारी बातें सुनी नहीं गई, दोनों दलों के द्वारा हमें नकारा गया, तो फिर हमें हमारा दल बना के आना पड़ेगा, ये बोल रहे हैं। यदि हमारी बातें नहीं सुनी गई तो हम हमारी सरकार भी बना सकते हैं और हमारी सरकार बना के 36 कौम के लिए काम भी करते हैं। यदि आपको कोई पार्टी टिकट देती है तो आप चुनाव लड़ेंगे? ये मेरा निर्णय नहीं है, ये मेरे बारे में बात नहीं हो रही, ये खाली आंदोलन मेरे लिए नहीं है, ये हमारे 36 कौम के युवाओं के भविष्य की बात है, ये 36 कौम के युवाओं के अधिकारों की बात है, उनके लिए लड़ाई चल रही है। ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। चुनाव लड़ना, जीतना, हारना, किसी पार्टी से व्यक्ति टिकट ले ले और उसकी जनता में छवि अच्छी नहीं है, जनता उसके साथ नहीं है, तो भले राष्ट्रीयकृत पार्टी से भी टिकट ले ले तो हार जाता है और जीतने वाला निर्दलीय भी जीत के आता है यदि उसकी लोकप्रियता है तो ये लोकप्रियता का सवाल है। जिसको चुनाव लड़ना होगा, मेरे को लड़ना होगा तो मेरी विधानसभा से लड़ूंगा, मेरे को बाहर की विधानसभा से लड़ना होगा तो बाहर की विधानसभा से लड़ूंगा, पर वहां मुझे लोग पसंद करते होंगे तो जिताएंगे। मैं किसी पार्टी से टिकट भी ले लूं, जनता मुझे हरा दे तो मैं क्या करूंगा? तो ये इस सवाल का विषय नहीं है। ये राजनीति में आना जाना, उतार चढ़ाव सब चलते रहेंगे, कौन राजनीति करेगा कौन नहीं करेगा, पर हक अधिकारों के लिए कितने लोग लड़ रहे हैं इसकी आवश्यकता है। आज हम हमारे हक अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, 36 कौम के लिए लड़ रहे हैं, और ये 36 कौम डिसाइड करेगी किसको चुनाव लड़ा के नेता बनाना है और किसको नहीं। जेएनयू में भी नारे लगे थे, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये तो हम बार बार बोल रहे हैं कि ब्राह्मण और जैन समाज को ये हमारा अंग है, हमारा हिस्सा है, और इनको साथ में लेके ही हम पहले राज करते थे। इन्हीं लोगों की वजह से ब्राह्मणों ने हमें शिक्षा भी दी है, जैन समाज ने भामाशाह के तौर पे हमारा सहयोग भी करा है, और आज जितने भी तीर्थंकर है सब राजा महाराजा ही है, क्षत्रिय राजपूती हैं, तो ये हमारा हिस्सा ही है और इनको देश से कोई छुड़वा नहीं सकता। हमने पहले भी कहा है, आज भी कहते हैं, यदि सरकारें इनको संरक्षण देने में नाकाम रही, सरकारें इनको बचाने में नाकाम रही, तो फिर क्षत्रिय अपनी तलवार उठाएगा और अपने तलवार के बल पे अपने देश में रखेगा और उनकी हिफाजत करेगा, इनकी सुरक्षा करेगा। और ऐसा कोई माइकल लाल पैदा नहीं हुआ जो उनको यहाँ से बाहर कर। नेक्स्ट मेरा ये है कि जो आपने आंदोलन को लेकर के हमारा गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए एक मांग ये भी रखी है, कई बार बहुत सारे संगठनों ने इसके लिए ज्ञापन दिया, आवेदन दिए, लेकिन अभी तक कोई सरकार ने कोई मांग पूरी नहीं करी। जैसे कि हम मांग तो रख रहे हैं, पर उसका पूरा हम बना भी रहे हैं कि इसमें क्या क्या होना चाहिए। आरक्षण विद्या में आर्थिक आधार पर होना चाहिए, तो उसका पूरा बायोडाटा बना दें कि इस प्रकार से आरक्षण होना चाहिए। वैसे ही राष्ट्रमाता को गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। उसके अलावा उसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे गौ माता के जो गोबर है, गौमूत्र है, वो आज भी हम जहाँ भी कोई अच्छा काम होते है उसमें उपयोग करते हैं। और मैं कई बार कोई धार्मिक अनुष्ठान होते हैं उसमें गौमूत्र का सेवन भी कराया जाता है, मैंने भी किया है कई बार। तो हम उसको सबसे पवित्र मानते हैं, हमारे जितने भी देवी देवता उसमें निवास करते हैं। हम ये चाहते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति की हत्या होती है या उसे काट दिया जाता है चौराहे पे, तो जो धाराएं लगती है 302 और उसके अलावा जो 7 में धाराएं लगती है, वैसी धारा गौ माता की हत्या पे भी लगनी चाहिए।
यदि गौ माता को कोई काटता है, गौ माता की कोई हत्या करता है, तो उसके ऊपर भी 302 में मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उसको आजीवन कारावास होना चाहिए, फांसी तक की सजा होनी चाहिए। जब ये प्रावधान बन जाएगा, गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो जाएगी, तब ये प्रावधान जब लग जाएगा तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो 302 का मुकदमा चलेगा। तब गौ माता की हत्याएं होनी बंद हो जाएगी। और जिस राष्ट्र में, जिस देश में, पहले भी कई ग्रंथों में लिखा है कि जहां गौ माता की देख रेख नहीं होती, जहां गौ माताएं प्रताड़ित होती, जहां गौ हत्याएं होती है, वो राष्ट्र कभी तरक्की नहीं कर सकता, प्रगति नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्र की प्रगति में इन गो हत्याओं, जो हत्यारे हैं, उनका भी योगदान है कि ये प्रगति नहीं कर पा रहा है, तरक्की नहीं कर पा रहा है। कई सारी बीमारियां आ रही है और कई सारे हमको दुख दर्द झेलना पड़ रहा है। तो जब गौ माता सुरक्षित होगी, गौ माता के लिए काम होगा, ओरिजिनल में जो काम होना चाहिए, गौशालाओं में उनके खाने पीने की व्यवस्थाएं होंगी, उनके ट्रीटमेंट की व्यवस्थाएं होंगी। आज लंपी वायरस में इतनी गौ माताएं प्रताड़ित हुई, इतनी तड़प तड़प के गौ माता ने अपनी देह त्यागी है। आप और हम सब ने देखा है, कोई सरकारें सामने नहीं आई, किसी ने कोई व्यवस्था नहीं करी। सब पर्सनली अपने लोगों ने, खुद ने, जो गौ प्रेमी थे, उन लोगों ने ही व्यवस्थाएं करी और उस माँ की सेवा करी। और कहीं ना कहीं हमारी सरकारें फेल हुई, क्योंकि जिस गौ माता के नाम पे आपने सरकारें बनाई, जिस गौ माता के नाम पे आप झंडा लेके घूमते रहते हो, गौ माता की रक्षा करनी, गौ माता की रक्षा करनी है, पर जब हमारी सरकारें केंद्र और राज्य में है तो क्यों इस पर कानून नहीं बनता? यदि गौ माता की हत्या पे 302 का कानून बन जाएगा कि इसमें 302 की धारा लगेगी, वो आजीवन या मृत्युदंड तक का प्रावधान रहेगा, तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो गौ माता की हत्या कर सकता। एट्रोसिटी एक्ट मामले में जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ सरकार अध्यादेश लेकर आई थी, तो उसके बारे में उस समय आपने विरोध किसका? ST/SC मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ सरकार अध्यादेश लेकर के आई थी, तो उस समय आपने विरोध किया? आपको लगता है हमने विरोध नहीं किया? क्या आपने हमारा विरोध नहीं देखा? हमने चरम तक विरोध किया है, आखिरी टाइम तक। जब अमित शाह जी की अपने ही जावरा में बैठक थी, तब भी हमने वो एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ, जब सुप्रीम कोर्ट का मतलब समर्थन में जो फैसला आया था कि इसमें जांच का प्रावधान होना चाहिए, और तब सरकारों ने किस मजबूरी के तहत करा ये हमें पता नहीं है, पर जब एक अध्यादेश लाके देश के सर्वोच्च न्यायालय को ठुकरा दिया, उसके आदेश को ठुकरा दिया, उसकी अवहेलना करके ये अध्यादेश लाके कानून पास किया था कि नहीं, इसमें जांच नहीं होगी, तब हमने पूरे देश भर में विरोध करा था। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा किसी का विरोध हुआ है तो एट्रोसिटी एक्ट में अध्यादेश लाने को है। हमने हमारे सांसद तक को घेरा था, हमारे सांसद को कई गांव में नहीं घुसने दिया था, हमारे विधायकों से सवाल जवाब हुए थे, और हर जगह विरोध का प्रदर्शन अच्छा रहा था। हर जगह हमने सांसद विधायकों को, जो भी हमारे ऐसे निकले, हमने काले झंडे भी बताए, भले वो कांग्रेस के हों या भाजपा के, सभी लोगों को हमने झंडे इसलिए बताए थे क्योंकि वहाँ जितने भी सांसद मौजूद थे, सबने समर्थन में ताली बजाई थी, अध्यादेश में सब शामिल थे। तो आखिर अगर इतना विरोध होने के बाद भी उन्होंने, सरकार ने मतलब रिटर्न क्यों नहीं लिया? हो सकता है कहीं ना कहीं हम राजनीतिक रूप से कमजोर होंगे। जो हमारा वोट है, ये अंगूठा है, ये बहुत पावरफुल है, ये हम दबाने में कहीं ना कहीं पीछे रह गए। क्योंकि जब हमने राज्यों की सरकारें तो पलट दी, और जैसे ही हमें 10% आरक्षण मिला तो हमारी सहानुभूति सरकारों के प्रति बढ़ गई, और हम उस मुद्दे से भटक गए, ये मान लो, या हमारा देश उस मुद्दे से भटक गया कि जो हमारे ऊपर अत्याचार, प्रताड़ना हुई, तो जनरल ओबीसी का व्यक्ति ये भूल गया कि हमारे ऊपर जो कानून लादा गया है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए घातक होगा। और आज हम इस एक्ट को जांच का प्रावधान करा के ही पीछे हटेंगे, नहीं तो पीछे नहीं हटेंगे। ये जितने भी मांगे हैं सब पूरी होगी, तभी समर्थन होगा। नेक्स्ट मैंने भोपाल में आपके आंदोलन को लेकर चदरों की बाउंड्री की गई, उसको क्या देखते हैं? क्षत्रिय बंदूक की गोली से पीछे नहीं हटता, इन चदरों की बाउंड्री से पीछे हटने वाला नहीं है। ये बाउंड्री ऐसी ही रहेगी और इसके बीच में हमारा कार्यक्रम होगा। आपकी परमिशन भी निरस्त कर दी, फिर कैसे करेंगे? सरकारें परमिशन निरस्त कर सकती है, तानाशाही रुख अपना सकती है, जैसे अंग्रेज करते थे वैसे आज की सरकारें कर रही हैं। कि जब अंग्रेजी हुकूमत में, जब हमारा देश गुलाम हुआ करता था, तब क्रांतिकारियों को परमिशन नहीं मिलती थी आंदोलन करने। उनको आंदोलन करने रहते थे, तानाशाही सरकारों के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करने रहते थे, तो वो करते थे और वो आंदोलन पूरे भी होते थे। हाँ, उसमें बहुत सारे हमारे क्रांतिकारियों की शहादत हुई, बहुत सारे शहीद हुए, बहुत कुर्बानियां हुई, उसके बाद हमारा देश आजाद हुआ। तो आज भी इस परिदृश्य में, एक लोकतांत्रिक देश में, तानाशाही रुख गुलामों वाली फीलिंग ला रहा है हमने, और हम गुलामी स्वीकार नहीं करते इनकी। हम गुलाम नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर उस व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है, उस हर व्यक्ति को अपने लिए आंदोलन करने का अधिकार है, जो कहीं ना कहीं अपनी वास्तविक योजनाओं से वंचित है। हमारे मौलिक अधिकारों को खत्म किया जा रहा है, उसके खिलाफ भी हम आवाज नहीं उठा सकते। तो लोकतंत्र नहीं है, फिर इनका राजतंत्र है, इनकी तानाशाही है। इस तानाशाही के विरुद्ध मध्य प्रदेश का हर युवा और पूरे भारत का हर युवा जम्बूरी मैदान पहुंचेगा और वहाँ कार्यक्रम भी करेगा और उनको बताएगा
कि ये कमजोर वर्ग नहीं है, आप इससे लड़ रहे हो, इसने पहले भी मुगलों से लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों से लड़ी और आज आपसे लड़ रहा है, तो आपसे भी विजय प्राप्त करेगा। जैसा कि अभी आपने बताया कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम हटेंगे नहीं। यदि अगर मान लिया जाए कि वर्तमान सरकार आपकी मांगों को स्वीकार नहीं करती है, ऐसी स्थिति में आपका अगला कदम क्या होगा? हमने बता ही दिया है आपको, यदि हमारी बातें नहीं मानी गई, हमारे आंदोलन लंबे चलने के बाद भी यदि हमारी बातों को नहीं सुना गया, नहीं माना गया, तो 230 में से 230 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे और इनको बता देंगे कि इनके साथ जनता है या नहीं, और हम सब जगह से जीत के आए। ये पहली बार इतिहास होगा कि 230 में से 230 ही खत्म कर देंगे उनकी जो सरकार है हमारी बात नहीं मानती। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही विनम्रता से सारे सवालों के जवाब दिए। ये सवाल वही थे जो सोशल मीडिया के माध्यम से या कुछ उस माध्यम से हमारे पास में आए थे। बहुत बहुत धन्यवाद। और सुदर्शन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सुदर्शन टीवी के दर्शकों को क्या कहना? आखिरी सवाल। हम तो आपसे यही उम्मीद रखते हैं कि जो सच है वो बताए, और जम्बूरी मैदान में 8 जनवरी को आप पधारे। आपको भी हम निमंत्रण देते हैं कि जो सच की जो लड़ाई चल रही है, जो अन्याय के खिलाफ जो न्याय की लड़ाई चल रही है, अधर्म के खिलाफ धर्म की लड़ाई चल रही है, अनीति के खिलाफ जो नीति की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, हम सब मिलकर लड़ रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान के जितने भी स्वाभिमानी हैं सब एक साथ जम्बूरी मैदान में उपस्थित रहेंगे। तो आपसे भी हमारा निवेदन है कि आप सच को बताएं, और जितनी संख्या वहाँ इकट्ठी हो, जिस प्रकार से लोग वहाँ इकट्ठे हों, आप सबको लाइव बताएं, ताकि देश की जनता को पता चले कि सरकारें खाली बातें करती है लोकतंत्र की, लोकतंत्र बचा नहीं है। आज भी राजतंत्र के ही जो तानाशाही शासक होते थे, वैसे मैं तो राजतंत्र के बारे में बोल नहीं सकता कुछ भी, क्योंकि मैं बोलना भी नहीं चाहता, क्योंकि राजतंत्र बहुत अच्छा था इनसे। राजाओं ने अपने बच्चों का बलिदान करके राज किया। वहाँ ऐसे राजा नहीं बना देते थे कि आप चुनाव लड़ लो, आप जीत जाओ फिर राजा बनेगा। अपनी वीरता के ऊपर राजा बनते थे, कि जो वीर होते थे उन्हीं को राजा बनाया जाता था, और वो साबित भी करते थे। जब भी देश पे उनके संकट आता था, तब खुद तलवार लेके आगे फ्रंट लाइन में लड़ते थे और अपने आप की आहुति दे देते थे, अपने प्राणों की आहुति दे देते थे, पर अपने झंडे और अपने वतन को कोई आंच नहीं आने देते थे। पर आज के नेता अपने देश को बेच रहे हैं, अपने प्रदेश को बेच रहे हैं और जनता को परेशान कर रहे हैं। तो पहले जनता के पास अधिकार थे, आज इनने अधिकार छीन लिए। तो हमारा राजतंत्र है वो पहले से आज के लोकतंत्र से बहुत अच्छा था, पर आज ये लोकतांत्रिक व्यवस्था को भी खराब कर, इसको खराब नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सारे सवालों के सही जवाब दिए, और जो सोशल मीडिया के माध्यम से आए थे वो भी सवाल के अच्छे से जवाब दिए।